Comrades, this is Mahendra Singh Chaudhary, aka Vanguard, and today our guest Magnaram Kedli जी, जो कि नोखा विधानसभा से लड़ाके लीडर है, युवाओं, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़। तो उनसे हम काफ़ी इश्यूज़ पे बातचीत करेंगे, सो जुड़े रहिए हमसे। केडली साहब, वेलकम आपका। आपका भी। काफ़ी लंबे टाइम से आप संघर्षों के मैदान में रहे हो, देखिए, और हम जो भी छोटा बच्चा है वो भी जानता है, तो एक्टिविस्ट है थोड़ा, वो जानता है आपको हमारे क्षेत्र में भी। तो सर, ये एनर्जी आपको कहाँ से आती है और राजनीति में आने का कब सोचा आपने? ये परिस्थिति ने सिखाया है। जैसी जैसी परिस्थितियाँ पैदा होती गई, इनके लिए प्रेरित करती गई कि असली जो सुधार है और राजनीति में पहले ये हमारी भी मानसिकता थी, लोगों को मानना था पॉलिटिक्स गंदी होती है, लेकिन इस दूषित पॉलिटिक्स को सही करने के लिए सही विचारों से, सही सिद्धांतों से, सही सिस्टम से आकर के इस सिस्टम को सही किया जा सकता है। सर, आपने जैसे बताया, एक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं हो, भी आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपकी विचारधारा जानना चाहूँ तो क्या है आप विचारधारा? बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश के जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने की जीवन में आगे भी वही विचारधारा रहेगी। अगर आपका आगे विजन पूछूं, मैं नोखा के स्तर पे पूछ लूँ तो आपका क्या विजन रहेगा? किन मुद्दों को लेके आप विधानसभा में आ रहे हैं आगे लड़ने के लिए? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र नोखा में 2 बार विधानसभा इलेक्शन लड़ा है, तो हमारा क्षेत्र नोखा ही है। नोखा में आज तक जिन अभी भी मुख्य धारा से जो वंचित वर्ग है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनके लिए लड़ रहे हैं। और असेंबली में मेरे अकेले के जाने से नहीं, मैं तो प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि ऐसी लीडरशिप डेवलप करें ताकि इन कांग्रेस और बीजेपी के चंगुल से बाहर निकल सके लोग, और मुख्य धारा से वंचित जो वर्ग है वो मुख्य धारा में आ सके। आज भी किसान मजदूर जो है, गरीब शोषित, देश की आज़ादी के 80 साल बाद महसूस नहीं करता कि वो कहीं आज़ाद हो गया है। सर, एक मैंने आपने वंचित वर्ग की बात की, मैं आज भी देखता हूँ आरक्षित सीट है, विशेषकर जो एससी समुदाय हमारे ज़्यादा है, एसटी का नहीं है बाबू, एससी समुदाय, वो भी आज आरक्षित सीट होती है वहीं चुनाव लड़ता है। अनारक्षित सीट पे कोई, मैंने सरपंच के तौर पे लोकल बॉडीज़ पे भी अनारक्षित सीट पर कोई लीडर नहीं आ रहा है। मैं लड़ा हूँ ना 2 बार अनारक्षित। नहीं, आप लड़े हो सर, पर जो बहुजन, अपन जिस सोसाइटी को बोलते बहुजन लोग, आपके साथ नहीं है उस टाइम में। और सरपंच के तौर पर देखे तो मैंने काफ़ी बड़े स्तर पर देखा है कि बहुत ही कम है वो आते हैं, और कोई भी आता है तो वो सामंती ताकतों का शिकार होता है। लोगों का विल पावर शुरू से, देश की 80 साल की आज़ादी के बाद उनके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन पैदा किया जाता है, इस प्रकार की मानसिकता बना दी गई है, दिमाग की मेमोरी को इस तरह फिट कर दिया कि आप कमज़ोर हो, मजलूम हो, एसआई हो, गरीब हो, शोषित हो, तो उनके दिमाग में हमेशा वो रिजर्व सर्टिफिकेट लिए ही घूमते हैं कि भाई ये कब आएगी, उस सीट के लिए दिमाग में रिजर्वेशन बढ़ गया। सर, एक मैसेज, आप अभी तो काफ़ी एक्टिव हो गए, एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय भी, सब कुछ छीना जा रहा है, फिर भी काशीराम, मान्यवर काशीराम को आप कोट कर रहे हैं, पर एक जो रिजर्व सीट होती है उससे भी चुना जाते हैं, तो उन पे कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट होती है, तो वो डोमिनेट करती है, वो सरपंच का जो काम है वो नहीं करता, एक सील बन के, मोहर बन के रह जाती है। तो उनके अब नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपके स्तर पे आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ, मैसेज दे रहा हूँ कि चाहे जिला परिषद का प्रमुख हो, चाहे पंचायत समितियों के प्रधान हो, या चाहे सरपंच हो, रिजर्व सीटों पर जब कमज़ोर आदमी को रिजर्व सीट पर अगर सरपंच बनाया जाता है, रिजर्व सीट होती है, तो ऐसी कैंडिडेट का प्रमाण पत्र ला करके उनके नाम से सरपंची कोई डोमिनेट आदमी करता है, तो पूर्णतः कानून के हिसाब से भी गलत है और मानवता के हिसाब से भी गलत है। ऐसे लोगों का तो बहिष्कार होगा। अगर युवा वर्ग समझदार होगा तो जहाँ जिसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए उनके लिए मजबूती से युवाओं को भी कदम रखना होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस
चुनाव जो आयोग है वो पूर्णतः कानून जरूर बना हुआ है। चुनाव आयोग अगर मजबूती से अपना आयोग की पालना करवाएं, नियमों की पालना कराएं, संविधान के दायरे में रहें, तो शायद मजबूत लीडरशिप डेवलप होने की संभावना रहती है। क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव के समय ऐसा कोई गरीबों का मोहल्ला जब होता है, उन मोहल्ले में उन ताकतों को, जो सामंतवादी ताकतें होती है, सामंत कोई जाति का नाम नहीं है, लोगों ने यहाँ राजपूत समाज को परिभाषित कर दिया कि सामंत है। सामंतवादी जो ताकतें हैं वो अगर रिजर्व में भी कैटेगरी का कहीं पैसे वाला हो गया और वो सामंतवादी ताकत बन गया तो ताकत है। सामंती सोच की बात वो सोच उसमें जो बन गई सामंती, उन लोगों के विचार ये आ जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन गरीबों के मोहल्लों में जो शराब बांट करके, 2 पैसे बांट करके पद हथियाने का, वोट लूटने का जो काम किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है। तो सर सामंतवाद का बता दिया, आप यही क्लियर कर दीजिए व्यूअर्स को। एक ब्राह्मणवाद का हम नाम लेते हैं तब भी लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण जाति को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद को परिभाषित कीजिए व्यूअर। ब्राह्मणवाद यानी सीमा से ज़्यादा पाखंड करना, सीमा से ज़्यादा पाखंड करने वाले लोग, ढोंग करने वाले लोग, मूर्खतापूर्ण अज्ञानता में जो कर्म किए जाते हैं। खूब से ब्राह्मण भी इस देश में हुए जो जिनकी वजह से आज देश की आज़ादी में भी उनकी भूमिका है, संविधान बनाने में भी भूमिका है, आज पूरे सिस्टम में भी है। जाति ना तो कोई पूरी खराब होती है, ना अपराधी या ब्राह्मणवादी ताकत जो होती है, सोच जो गंदी मानसिकता के लोग जिन जातियों में वो लोग हैं, और उन लोगों को समझना चाहिए। देश आज़ाद हो गया, परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया। इस माहौल में अगर अब भी नहीं समझ रहे हैं तो ठीक नहीं है। सर आपने कितने इलेक्शन में कंटेस्ट किया है? 2 इलेक्शन में किया है। मतलब 2013 में डूंगर कॉलेज से छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ा और लंबे मार्जिन से चुनाव जीत गए। 2014 में एक जिला परिषद का चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन था, उनमें तो गिनती के वोट मिले 180। उनके बाद 2018 में मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, 8,305 मत मिले, और वहाँ से कांग्रेस इतने ही वोटों से चुनाव हार गई। इसलिए हार का कारण की तरफ अंगुली मेरी तरफ उठी ज़्यादा। जो वो बोलते हैं कोई नया खड़ा होता है कि वोट कटिंग काटने वाले कटवा के रूप में मुझे माना गया। अच्छा। लेकिन हम वोट कटवा के रूप में नहीं थे। हमारा टारगेट मुख्य धारा से जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, शोषित, पीड़ित, और देश की आज़ादी के 80 साल बाद अगर अनुसूचित जाति के आदमी को आज भी दूर बिठा के खाना खिलाया जाता है, दूर उनको रखा जाता है, तो ये सुधार कब होगा? ये सुधार होने की संभावना तब है कि उनके एससी के आदमी के दिमाग में भी ये रिजर्वेशन वाला जो कीड़ा है कि भाई रिजर्व सीट से हमारा कोई प्रतिनिधित्व करेगा। वो प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं कर सकता कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को ऊपर दिल्ली से हरी झंडी दी जाती है कि इस सिस्टम में आपको रहना होगा, या आप सिंबल लीजिए, लेकिन इस सिंबल में हम कहें कि दिन को 12 बजे भी कि रात का चांद दिख रहा है ना, कि यस सर, हाथ खड़ा करने वाले लोगों को टिकट दी जाती है। उन्हीं पार्टियों में उन लोगों को ही वेटेज दिया जाता है, उनको टिकट दी जाती है। कोई मतलब उदाहरण भी नहीं है कि अनरिजर्व सीट से कहीं दिया गया हो SC ST को? दिया, जैसलमेर में रूपाराम जी को दिया। अच्छा। और परिस्थितियाँ दिला देती है। 80 में पहले मुल्तानाराम जी वहाँ से विधायक रहे, तो कांग्रेस से होंगे, पहले वो निर्दलीय रहे। सर एक आप महासचिव डूंगर महाविद्यालय से निर्दलीय थे या नहीं? वो जॉइंट स्टूडेंट फ्रंट कोई जैसे बनाया था। किसके नेतृत्व में था वो? वो हमारे साथ थे राम गोपाल जी बिश्नोई, महिपाल जी सारस्वत। साहब। हाँ, फिर उनका NSAI के साथ गठबंधन हुआ और NSAI के 2 पदों पर NSAI लड़ी, 2 पे उन्होंने अपना लड़ा। फिर 4 कैंडिडेट थे हम चारों से। तो आपने बताया लास्ट टाइम जैसे 8,000 मार्जिन से डूडी साहब आ रहे थे, लगभग मान सकते हैं अपन। तो उससे पहले भी आपको पार्टियों से ऑफर तो आए होंगे? आते रहते हैं ऑफरों पर, तो गिनती अगर चिंता करेंगे
एमएलए बनने से पहले, मेरे से पहले खूब एमएलए बने, एमपी बने। हम काशीराम और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जब काशीराम जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एमएलए बने नहीं बने। हम चाह रहे हैं कि वोट जगना चाहिए, और हम हर भाषण में भी ये कहते हैं, मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ उस आज वर्ग को मुख्य धारा से वंचित ही कहा जाए, क्योंकि ठेकेदारी में उनका प्रतिनिधित्व जीरो के बराबर है, मंडियों में उनका प्रतिनिधित्व जीरो है, ट्रैवलिंग में उनका प्रतिनिधित्व जीरो है, मिलों में उनका प्रतिनिधित्व जीरो है, व्यापार उनके पास है नहीं, पत्रकारिता में वो जीरो है। हम चाहते हैं, बाबा साहब का जो मूल मिशन था, मूल जो विचार थे, मूल जो सिद्धांत थे, वो चाहते थे कि ये जो मुख्य धारा से वंचित जो वर्ग है, ये मुख्य धारा में आए, हर जगह इनका प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन अभी तक प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व मिले, और अब ऐसा लग रहा है आने वाली पीढ़ी शायद इसमें कुछ नया परिवर्तन करेगी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, प्रतिनिधित्व वाली। वैसे पत्रकारिता में तो ओबीसी एसटी का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, सारा जो एक सेक्शन है सोसाइटी का वही लीड कर रहा है, वही सारा कुछ संभाल रहा है। एंड सर, एक जैसे आपने पार्टियों ने आपको अप्रोच तो किया होगा टिकट वगैरह के लिए, पार्टी में आने के लिए, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने करते रहते हैं पार्टियों से। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब इन पार्टियों में राय क्या है, ये तो अब हमने जब लड़ाई, मोर्चा भी ये मान लिया कि अपने को लड़ाई इस कदर लड़नी है, उस कदर ये पार्टियां, मान समाज, हम जिस मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लिए हम कह रहे हैं नौकरियों में राजनीति में रिजर्वेशन देने के साथ साथ इनकी व्यवस्था मिलों में हो, इनकी व्यवस्था ठेकेदारी में हो, इनकी व्यवस्था व्यापार में हो, ये सोच डेवलप हो। हम चाहते हैं विल पावर आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं, काशीराम जी कहते थे, जिनकी जीती हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब जो सिस्टम बदलने के लिए उन लोगों ने उस जमाने में यूपी जैसे स्टेट में सत्ता परिवर्तन की थी, और उस समय ना तो मोबाइल का साधन था, अखबार आप जब बात कर रहे हो छापने की, मैं कह रहा हूँ आज तो एक आप पत्रकारिता की बात कर रहे हो सकता है मीडिया की, टीवी की खबरें कोई अलग हो, लेकिन आज तो आपके पास, हर आदमी के पास मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में एक अच्छी यूथ तैयार हो, अच्छी लीडरशिप डेवलप हो, जिनमें ये सोच पैदा हो कि भाई विधायक बनने के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर नहीं काट करके जनता के चक्कर काटें, जनता के बीच रहे, जनता की बात को सुने। यहाँ के जो सिस्टम बने हुए हैं बड़ी पार्टियों में, बड़े लेवल पे यहाँ से गपला करके, मारवाड़ी में कहावत है, गाय दूध में गंड का निकालनी, अठों लूटने ले जा दिल्ली देनी, और सिस्टम पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ही तो बिम्बी वही सिस्टम हो, और भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में डील करे। तो मैं चाहवा कि प्रदेश में जो कि डील करने वाला सिस्टम है, मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र जनता का होना चाहिए। जनता आप रे पावर हो, नेता है जगह जनता ने मानसिक रूप हो गुलाम टाइप बना रखी है। कांग्रेस और बीजेपी जो कि गांव और ढाणी में जको व्यक्ति बैठे है, फिर दिमाग में थ्योरी सेट होगी कि जीती तो बीजेपी या कांग्रेस, हाँ सर, तीसरे तो कोई राजस्थान में लेनो देनो थे नहीं। ये सोच जब बदलेगी, हर आम आदमी को बदलना चाहिए, इस सोच को बदलना चाहिए। पब्लिक के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था कैसे सुधरे, हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बने, हमें बड़े इलाज के लिए दिल्ली और अहमदाबाद जाने की बजाय बीकानेर और नोखा में इलाज मिले। ये सोच डेवलप करने के लिए हमारी लड़ाई है। स्मार्ट विलेज जो एक कॉन्सेप्ट है,
और सर ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका भी मूवमेंट है, जो इसका मिशन भी ये है कि पीपुल्स गवर्नमेंट आई, जनता की गवर्नमेंट आई, शासन जनता का है। आज कॉरपोरेट घराने लीड कर रहे, सारा कुछ सिस्टम है, इवन अमेरिका से होता है हमारे सारा। और व्यूअर्स आपको जानने को मिला होगा कि प्राइवेट जो बोलते हैं रात दिन फेसबुक और सोशल मीडिया पे गाली देती है, प्राइवेट सेक्टर में SC ST या OBC को भी कहीं कोई ज़्यादा नहीं है, तो वो कहाँ खड़ी है? प्राइवेट सेक्टर में 90% जो आबादी है वो कहाँ खड़ी है, वो मंगनाराम जी ने बताया। तो आपको इस पे मंथन करने की ज़रूरत है। तो मंगनाराम जी, एक जैसे अपन बहुजन मूवमेंट एक टाइम चला, माने और कांसीराम हो गए या जनता दल से बाद में चौधरी साहब आए और उन्होंने एक जाजम पे बैठाया जो पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित वर्ग था, किसान कौम। तो वो आंदोलन अब आप किस पार्टी या लीडर को देखते हो कि वो आज उस मिशन को लीड कर रहा है? बहन जी कर रही है या चंद्रशेखर भाई है, वो तो MP बने हैं अभी, वो मूवमेंट कहीं फीका नहीं पड़ गया? आपको लगता नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवमेंट के लिए अब पूरी पब्लिक को, क्योंकि अब प्रत्येक आदमी जागरूक हो गया है और लीड करने के लिए ये जो राजस्थान और देश की जो जनता है, इनका मूड अभी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो मूड है, देखा होगा आपने, लोगों ने इस देश में धर्म के नाम पे वोट लेने की शुरुआत, राजनीति में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, कई लोग कहते नहीं यार, हमें कई बार कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन ना तो यहाँ वर्ग की बात की जाती है, न कोई तीसरी बात की जाती है, धर्म, जाति और क्षेत्र, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखने शुरू कर दी इन चीज़ों ने। और अब मुझे लग रहा है कि दिल्ली में जो लीड करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने धर्म का इस तरह का पाठ पढ़ा दिया कि दूसरी बात उनको पसंद ही नहीं। अभी इस प्रकार के माहौल में शायद अच्छी लीडरशिप डेवलप, ये जनता समझदार होगी। काशीराम जी तो ये कहते थे, लीडर बड़ा नहीं होता, लीड करने वाला बड़ा नहीं होता, पब्लिक बड़ी होती है, जनता बड़ी होती है। जनता वैचारिक बन जाएगी तो लीडर डिगू पिछू होगा तो पब्लिक उठा के 10 मिनट में दूसरे लीडर को डेवलप कर देगी। समझने की प्रत्येक आदमी को जरूरत है, आम पब्लिक को समझने की जरूरत है। उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कैसे हो सके, वो हर आदमी को, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान का एक पैर खेत में, दूसरा दिल्ली में, तो दिल्ली से लेकर के खेत तक सोच की जो बात है, वो जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक बात आगे बढ़ने वाली नहीं। तो दिल्ली पे बैठे उन पे निगरानी रखनी, चौधरी साहब का यही मतलब है, निगरानी रखो, उन पे निगरानी रखो और यहाँ के लोग जाओ किसान का मेरो। सर आपने ये तो धर्मवाड़ा, ये तो सब फैल ही गया, इसको टाइम भी लगेगा, ये बहुत बड़ा रोग है देश में। और सर आपने जाति की बात की, एक दो यहाँ पे जो किसान समुदाय है उसमें भी 2-4 1-2 कांड हो गए हैं यहाँ पे, मतलब निर्मम हत्याएं वगैरह हो गई है। आपके नोखा से एक डेल्टा का था, एक वहाँ नागौर में था। सर उसमें जो समाजों में एक दरार पड़ी है, जो साथ लड़ने वाले लोग थे, उनमें एक जाजम पे बैठाने के लिए सर आप क्या उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए? और समय और परिस्थितियाँ, राजनीति में ना तो स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। काशीराम जी ने कई बार बीजेपी के साथ भी समझौते किए, कांग्रेस के साथ भी समझौते किए, मुलायम सिंह जी के साथ भी समझौते किए। परिस्थितियों के आधार पर दरार, कुछ इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के लोगों में रोष था, और जब परिस्थितियाँ अनुकूल होगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर, अभी अब अगर आपको कहूँ भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, तो उनमें लीड करने वालों में आप किसको देखते हैं? नहीं, आपको प्रायोरिटी में आपको चुनने का दिया जाए, इनमें से कौन सी पार्टी को आप चुनोगे? नहीं, हमें जब चुनने का, मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, तो हमें तो इस जनता ही चुनने का मौका है कि पब्लिक जो पसंद करती है उनके साथ। आवामी लीडर है भाई मंगनाराम केरली, और आवामी लीडर्स को भी हम लेके आते हैं यहाँ पे, और साथ ही की
हम अभी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है वहीं बैठे हैं और पब्लिक के एसेट है भाई भी बनने वाला। और इसी के साथ आपको क्रांतिकारी सलाम मगनाराम जी, इन फ्यूचर आप और बात करांगा मुद्दा पे, और आपको लड़ने की क्रांतिकारी जय भीम और रेड सैल्यूट जय भगत सिंह पेश करता हूँ। और ये आपको कलम दे रहा हूँ, जब आप विधायक बनो तब ये किसान मजदूर शोषित पीड़ित के लिए चलाना ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। कलम।